अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। बलूचिस्तान के ज़िला ज़ोब में कल रात कोयटा से लाहौर जाने वाले मुसाफिर बसों के साथ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जब मुसल्लह अफराद ने पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 9 मुसाफिरों को 2 बसों से उतारकर अगवा कर लिया और फिर फायरिंग करके उन्हें कत्ल कर दिया। शहीद होने वाले अफराद का ताल्लुक़ पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से था, जिनमें 2 भाई जाबिर और उस्मान का ताल्लुक़ लोधरा की तहसील दुनियापुर, मोहम्मद इरफान का ताल्लुक़ डेरा गाजी खान, साबिर का ताल्लुक़ गुजरावाला, मोहम्मद आसिफ का ताल्लुक़ मुजफ्फरगढ़ और गुलाम सईद का ताल्लुक़ खानेवाल से था। इसके अलावा जुनैद का ताल्लुक़ लाहौर, अहमद बिलाल का अटक और बिलावल का ताल्लुक़ गुजरात से था। शहीद होने वाले अफराद की शनाख्त के बाद उनकी मैयतों को डेरा गाजी खान मुंतकिल कर दिया गया, जिसके बाद मैयतों को उनके आबाई इलाके ले जाया गया। शहीद होने वाले अफराद के लवाहिकीन ने वाक़े की तफसीलात बताई हैं। मेरे वालिद की डेथ हुई है। डेथ में शिरकत के लिए मेरी फैमिली 10 लोग कोयटा से आ रहे थे, जिनमें बच्चे, औरतें और भाई शामिल। जो 2 भाइयों को ले गए हैं। हम पे जो इस वक्त दुख की घड़ी हम बयान नहीं कर सकते। 1 साल हम 3 जनाजे उठाने पड़ रहे हैं। एक भाई था मोहम्मद जाबर, वो बड़ा था, और मोहम्मद उस्मान ये छोटा था। मोहम्मद जाबर की यहाँ शादी रखी हुई थी। अभी माह मुहर्रम अल हराम है, मुहर्रम और सफ़र के बाद रबीउल अव्वल जो आ रहा था ना, अभी इसमें इसकी शादी वो जो काम करेंगे पिया 3 महीने 3 दिन काम करेंगे और चौथा महीना वेला पिया। चौथे महीने घर आवन लगे थे, वो ना मतलब 12 बजे अपना शहीद कर दिया। मेरे भाई मोहम्मद आसिफ को कल रात बलूचिस्तान दहशतगर्दी हमले मतलब शहीद कर 3 महीने पहले उनकी शादी की था। नवी शादी थी है। 5 दिन पहले ही जुनैद अपने ससुराल कोयटा में गया अपने बीवी बच्चों को छोड़ने के लिए। कल शाम वो वापसी पे आ रहा था तो रास्ते में दहशतगर्दों ने बस रोकी और उनको पंजाब के शनाख्ती कार्ड ज़ाहिर होने पे नीचे उतार लिया और उन्हें शहीद कर दिया। बलूचिस्तान से मुसलसल इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ के वाक़े के बाद आज वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास किया, जिसमें IG पुलिस मौज़म जानसारी ने ज़ोब वाक़े पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में मासूम जानों के कातिल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दों को हर हाल में कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा और दहशतगर्दों का आखिरी हद तक ताक़ुब किया जाएगा और दहशतगर्दों के खिलाफ बिला ताख़ीर और फैसला कुन एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर आला ने वाज़ेह हुक्म दिया कि लेवीज़ और पुलिस की हदूद से बालातर होकर कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि बलूचिस्तान में कानून की अमलदारी पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि बलूचिस्तान में होने वाला वाक़या ऑपरेशन सिंदूर का ही तसलसल है और अब भारत छुपकर प्रॉक्सीज़ के ज़रिए हमला करवा रहा है। हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज है और ये जो वो कहते हैं हिंदुस्तान के ऑपरेशन संदूर अभी कंटिन्यू कर रहा है, ये वो कंटिन्यूशन है। उसके फर्स्ट फेज में जब उन्होंने सामने से हमला किया था तो उन्होंने शिकस्त खाई है। ये छुप के प्रॉक्सीज से सॉफ्ट टारगेट्स को टारगेट करना, निहत्ते लोगों को मारना, ये बुज़दिलाना कार्रवाई उसी संदूर ऑपरेशन की कंटिन्यूएशन है। आज तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान ने भी मीडिया ब्रीफिंग में बताया है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारतीय प्रॉक्सीज़ मुलव्वस हैं। बलूचिस्तान में भारतीय मदाखलत जारी है और पाकिस्तान ये मामला दुनिया के हर फोरम पर उठा रहा है। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान ने भी ज़ोब वाक़े पर तशवीश का इजहार किया है। मुसाफिरों को बसों से उतार कर कत्ल किए जाने पर तशवीश का इजहार किया और मुतालबा किया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें फ़ौरी तौर पर बलूचिस्तान के देरीना मसाइल का मुनसिफाना सियासी हल तलाश करने के लिए संजीदा इक़दाम करें। इसके अलावा सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म समेत सियासी क़यादत ने इस वाक़े की मज़म्मत की है। सियासी क़यादत मज़म्मत तो कर रही है, मगर बलूचिस्तान से मुसलसल इस तरह के वाक़यात सामने आते जा रहे हैं, जिनमें मुसाफिरों को बसों से शनाख्त करके उतारा जाता है, फिर उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। BBC ने इन वाक़यात पर एक रिपोर्ट भी नशर की है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में माजी में भी मुसाफिरों को गाड़ियों से उतार कर हलाक करने के कई वाक़यात पेश आए और ऐसे वाक़यात में मुसाफिर बसों से जिन लोगों को उतार कर हलाक किया गया उनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक़ पंजाब से था। इस साल फरवरी में ज़िला बारखान के इलाके में मुसल्लह अफराद ने ऐसे ही 7 अफराद को शनाख्त करने के बाद कत्ल किया था। इस हमले की ज़िम्मेदारी कालादम शिद्दत पसंद तंजीम BLA ने कबूल की थी। ये ताज़ा तरीन वाक़या जिस मकाम पर पेश आया है, इसके करीब ज़िला मुसाखिल के इलाके में गुज़श्ता साल अगस्त में शिद्दत पसंदों ने 22 लोगों को शनाख्त करने के बाद उन्हें बस और ट्रकों से उतार कर कत्ल कर दिया था। मकामी इंतज़ामिया के मुताबिक इन अफराद में से 17 का ताल्लुक़ सूबा पंजाब के मुख्तलिफ अजला से था। इससे पहले गुज़श्ता साल अप्रैल में ही ऐसा एक वाक़या ज़िला नूशकी में पेश आया था, जब एक मुसाफिर बस से पंजाब के शहर मंडी बहाउद्दीन और गुजरावाला से ताल्लुक़ रखने वाले 9 अफराद को उतारा गया और फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। हालिया पाक भारत तनाज़े के बाद भारत की अस्करी क़यादत सियासी क़यादत के रवैये की वजह से बेचैनी का शिकार है
और बार बार खुद आला अस्करी हुक्काम मीडिया पर आकर न सिर्फ भारतीय अफवाज के नुकसानात का जिक्र कर रहे हैं बल्कि सियासी क़यादत की पॉलिसियों पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। और अब भारत की सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान पॉलिसियों पर हम आहंगी के फुक़दान का जिक्र नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने भी मलेशिया में कॉन्फ्रेंस के दौरान किया है। इसहाक़ डार ने कहा है कि पाक भारत मिलिट्री टू मिलिट्री सीज़ फायर ठीक चल रहा है, मगर भारत की सियासी क़यादत से ये हज़म नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह सीज़ फायर है, प्रोफेशनल मिलिट्री टू मिलिट्री कोई मसला नहीं है। जो तय हुआ कि इतने दिनों में यहाँ फौजें वापस जाएंगी, इतने दिनों में यहाँ जाएंगी, वो जा चुकी हैं। लेकिन जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको अभी महले हजम नहीं हो रहा, या तो प्रेशर बहुत है मुल्क के अंदर। कभी वो कहते हैं जी ये तो टेम्पररी सीज़ फायर है, कभी वो कहते हैं जी ये तो ट्रेलर था, अभी तो एक्चुअल फिल्म चलनी है। हमने तो किसी को ना कहा है ना कहना है, ना हमने सीज़ फायर का कहा था। शुरू भी उन्होंने किया, खराबी भी उन्होंने की, और फिर सीज़ फायर कहा तो हमने मान ली और अपना हमने हिसाब चुका दिया वैसे, और ठीक ठाक चुका दिया। वरना वो सुबह 8:15 बजे कॉल ना आती, 7:45 बजे हमारा ऑपरेशन खत्म हुआ, 8 बजे आ गई जी कि बस हम रेडी हैं, सीज़ फायर कर लेते, कर दे सीज़ फायर। प्रॉब्लम हमारे हमसाया मुल्क की ये है कि वो अपनी हेजमनी क्रिएट करना चाहता था। 2 साल से उल्टे पुल्टे बयान थे, वी आर द नेट पीस प्रोवाइडर। भाई हु द हेल यू आर? हम हमारी हेजमनी है, हमारी सुपरमेसी है। मैं लफ्ज़ कोट कर रहा हूँ उनके मिनिस्टरों के, तो हमने वो जो है ना वो तकब्बुर, वो गुरूर ओला ने पाकिस्तान के हाथों वो खाक में मिला दिया और वो हमेशा के लिए वो दफन हो गया अल्लाह के फज़ल करम से। गुज़श्ता रोज़ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि भारत की 2 तरफ़ा फ़ौजी कशीदगी में किसी तीसरे फरीक को शामिल करना भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फ़रोग़ देने की बेबुनियाद कोशिश है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि दरहकीकत दुनिया वाज़े तौर पर भारत के तौसीब पसंदाना अज़ाइम और हिंदुत्व इंतहा पसंदी के ख़तरनाक रुझानात से बदज़न होती जा रही है। इस भोंडी कोशिश का मकसद भारत का खित्ते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता किरदार को गुमराह तौर पर पेश करना है। भारतीय हिमायत याफ्ता और स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन और जामे कार्रवाइयाँ जारी रखना नागुज़ीर है। लेकिन आज भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल ने पाकिस्तान के हाथों नुकसानात को छुपाने की कोशिश की और कहा कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर कामयाबी के साथ दहशतगर्दों के टारगेट्स को निशाना बनाया। उन्होंने ये दावा भी कर दिया कि भारत के अंदर नुकसानात की कोई सैटेलाइट तस्वीर नहीं है। We are really proud of it. We decided to have 9 terrorist targets in the crisscross of Pakistan. We missed none. We hit nowhere else except that. It was precise to the point. Entire operation was started at 5 minutes past 1 and was over at 28 minutes past 1. 23 minutes. You tell me one photograph, one imagery which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been torn. अजीत दोवल तो ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हाथों भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर खुद कुछ दिन पहले भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने खुद ही तस्लीम किया था कि पाकिस्तान ने एक भरपूर हमला किया था। And in this particular case, I can tell you that I was in the room when Vice President Vance spoke to Prime Minister Modi on the night of 9th May, saying that, the Pakistanis would launch a very massive assault on India if we did not accept certain things. This was the night before, and something, the Pakistanis did attack us massively that night. We responded very quickly thereafter. इसके अलावा बीजेपी के रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी भी एतराफ़ कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने 5 भारतीय फाइटर तैयारे गिराए थे। लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए। 5 पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। उसमें कुछ चाइना का भी रोल था सर? चाइना के प्लेन्स तो चाइना के ही थे, चाइना के लोगों ने नहीं किया। चाइना ने जो हवाई जहाज़ दी थी वो बहुत बढ़िया हवाई जहाज़ थी, और फ्रांस के जो थे वो उतना बढ़िया नहीं थे, और हमारे उनके जो हवाई जहाज़ है उन्होंने 5 को गिराया था। आपका मतलब रफ़ेल ने अच्छा काम नहीं किया? रफ़ेल तो पर्याप्त नहीं है हमारे देश के लिए। वो उसमें क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ ये तो दूसरी बात है। मोदी रहते हुए हम इस पर जांच नहीं कर सकते, क्योंकि होने नहीं देगा वो। इसके अलावा भारतीय अस्करी क़यादत भी ये तस्लीम करती रही है कि पाकिस्तान ने भारत के अंदर अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। 10 मई को ही भारतीय फ़ौज की तर्जुमान ने ये तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने भारत के अंदर 26 से ज़्यादा मकामात को निशाना बनाया।
Pakistan military also resorted to air intrusions using drones and firing of heavy caliber weapons along the line of control. Along the international border and the line of control, air intrusion and several harassment attacks were also attempted from Srinagar till Nalia at more than 26 locations. पाक भारत सीज फायर के अगले रोज जब भारतीय अस्करी हुकाम मीडिया ब्रीफिंग के लिए आए तो एक सहाफ़ी ने भारतीय फ़ज़ाइया के एयर मार्शल ए.के. भारती से सवाल किया कि क्या वो इस बारे में आदाद व शुमार दे सकते हैं कि भारत ने कितने असासे खोए हैं, क्योंकि बैन-अल-अक़वामी मीडिया में राफेल तैयारे गिराए जाने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। इस सवाल के जवाब में एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा कि भारत इस वक्त हालत जंग में है और जंग में नुकसान होता है। Can you give a number of assets we lost, because there's been a lot of speculation going on, international media writing a lot of things about our platforms, including Rafale. I mean, Pakistan claiming that Rafale has been downed, etc. Can you put that questions to rest and clarify on that? We are in a combat scenario, and losses are a part of combat. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that, because we are still in combat situation, and if I comment on anything, it will only be advantage adversary. इसके अलावा भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग के दौरान ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए इस बात का एतराफ़ किया कि 6 और 7 मई की शब पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे मार गिराए थे। इंडोनेशिया में भारतीय दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार भी एक तकरीब में पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान के हाथों भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारे मार गिराए जाने का एतराफ़ कर चुके हैं और उन्होंने इसकी वजह भारतीय सियासी क़यादत की पॉलिसी को करार दिया था। I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. भारत के डेप्यूटी आर्मी चीफ जनरल राहुल सिंह ने भी एतराफ़ किया है कि हम बहुत कुछ कर सकते थे। सिविल मिलिट्री ताउन के हवाले से बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। We could do a lot. Some of our indigenous systems performed well. Some did not perform very well too. This time, thankfully, our population centers were not quite addressed. In the next round, we have to be prepared for that civil-military fusion. There is a lot to be done as far as this domain is concerned. खुद भारत की अस्करी और सियासी क़यादत ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान के साथ तनाज़े में भारत को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय तैयारे गिरे, अस्करी अहदाफ निशाना बने। साथ ही आलमी मीडिया ने भी इस हवाले से मुसलसल रिपोर्टिंग की और तमाम बड़े आलमी मीडिया इदारों ने भारतीय तैयारे गिरने और नुकसानात की भी तस्दीक की थी। इस पूरी सूरत हाल में भारतीय फ़ौज भारतीय सियासी क़यादत के रवैये के हवाले से बेचैन दिखाई देती है। पहले भारतीय डेप्यूटी आर्मी चीफ ने कहा कि हम बहुत कुछ कर सकते थे, सिविल मिलिट्री ताउन के हवाले से भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और फिर पाक भारत सीज़ फायर के बाद भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने तासुर दिया था कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की है, मगर भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने कहा कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस होने से पहले बहुत ज़्यादा सिग्नलिंग होती है और हालिया तनाज़े में ऐसा कुछ नहीं हुआ। There's a lot of space before that nuclear threshold is, crossed. A lot of signaling before that. I think nothing like that. The most rational people in uniform when conflict takes place. That's because they understand that conflict can swing either way. They understand the consequences of this kind of a conflict. And in every step which happened during this Operation Sindoor, I found both sides displaying a lot of rationality in their thoughts as well as actions. So why should we assume that in the nuclear domain there will be irrationality on someone else's part? इसके अलावा भारतीय ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात कांग्रेस के सरबराह राहुल गांधी मुसलसल तनकीद करते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. You will be responsible for anything that happens. इसी तरह की बात भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने भी की और कहा कि जनूबी एशिया में हुकूमतें तब्दील हो रही हैं। इसके अलावा नज़रियाती सतह पर भी चैलेंजेस उभर रहे हैं। चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जुड़े हुए मफादात भी सिक्योरिटी खदशात को बढ़ा रहे हैं। Frequent shifts in government in South Asia with changing geopolitical equation and ideological views is another major challenge that we face. Similarly, there is a possible convergence of interest we can talk about between China, Pakistan and Bangladesh may have security implications for regional stability and security dynamics. सिर्फ यही नहीं, भारतीय डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने चंद रोज़ पहले एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 रोज़ा लड़ाई के दौरान भारत को एक सरहद पर पाकिस्तान के अलावा
चीन और तुर्की का भी सामना था, जबकि चीन पाकिस्तान को भारतीय अस्करी तंसीबात की लाइव मालूमात फराहम कर रहा था। As far as Operation Sindoor is concerned, one border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually four or three actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support. In the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese. China, of course, the good old dictum, killed by a borrowed knife. Turkey also played a very important role in providing the type of support that was there. PGMO level talks were going on. Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs from China. इसके अलावा चीन के भारत के साथ ताल्लुकात पर भारतीय ऑपोजिशन और अस्करी क़यादत सवाल उठा रही है, तो वहीं पर मोदी हुकूमत को मुसलसल सिफारती नाकामियों का सामना भी करना पड़ रहा है। खासतौर पर अमरीका नरेंद्र मोदी के इस दावे को तस्लीम करने को तैयार नहीं कि पाक भारत सीज़ फायर में अमरीका ने कोई किरदार अदा नहीं किया था। 2 दिन पहले अमरीकी दफ्तर खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस से इस हवाले से सवाल हुआ, तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। One of the good news aspects of our modern world is people can see what's really occurring. You're not reliant on a comment to know what has really happened. The world is playing out in front of us in real time, on big screens and small screens. Everyone will have an opinion. That's an opinion. Some opinions are wrong. Donald Trump is here to help make that easier and to help use this to make things clear. Secretary Marco Rubio is in the same position. The Vice President of the United States also involved in the negotiations with Pakistan and India. J.D. Vance, same dynamic, fresh views, new ideas, understanding the world as it sits, and making sure that it's better when they leave, and they will be recognized for that. अमरीकी सदर बार बार ये कह रहे हैं कि तकरीबन 2 दर्जन दफ़ा ये कह चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर करवाया, मगर भारतीय ऑपोजिशन नरेंद्र मोदी पर तनकीद कर रही है कि वो ट्रंप के इस दावे की तरदीद क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मोदी हुकूमत का यह दावा है कि अमरीका ने जंगबंदी में कोई किरदार अदा नहीं किया, भारत ने पाकिस्तान के कहने पर जंगबंदी की। इसके अलावा नरेंद्र मोदी हुकूमत को आलमी प्लेटफॉर्म्स पर भी सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। कनाडा में होने वाले G7 इजलास में मोदी और ट्रंप की मुलाकात नहीं हो सकी, मगर नरेंद्र मोदी ने यह दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप तो उन्हें मुलाकात के लिए बुला रहे थे, मगर उन्होंने अमेरिका जाने के बजाय अपने वतन आने को तरजीह दी। अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कब कनाडा तो आए ही हैं तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है और इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को नम्रता पूर्वक मना किया और आपका प्यार, महाप्रभु की भक्ति मुझे इस धरती पर खींच करके ले आई है। नरेंद्र मोदी ने यह दावा किया कि ट्रंप उन्हें बुला रहे थे मगर वो नहीं गए और अपने वतन आए, मगर अब भारतीय ऑपोजिशन मोदी पर तनकीद कर रही है कि वो मुल्क में रहने के बजाय छोटे छोटे अफ्रीकी ममालिक का दौरा कर रहे हैं। सुनिए आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले भारतीय रियासत पंजाब के वजीर आला भगवत मान सिंह ने क्या कहा। प्रधानमंत्री जी गए हुए, मैंने घाना गए, कहाँ गए? आगे आज आ जाएंगे। चलो चलो, देश में वेलकम करेंगे उनका। पता नहीं कौन कौन से कंट्री, मग्नेशिया, गलवेशिया, तरवेशिया, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। जहाँ 140 करोड़ बंदा रह रहा है वहां रह नहीं रहे वो, और जिस कंट्री में जा रहे हैं उनकी आबादी कितनी, 10,000, और सबसे बड़ा अवार्ड वहां का मिल गया। 10,000 तो भाई साहब जेसीबी देखने के लिए खड़ा हो जाता है यहाँ, जेसीबी चल रही है, जेसीबी खेड़ियां गलना चिपा गए यार। इसके अलावा भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने भी नरेंद्र मोदी के दौरों पर तनकीद की है और कहा कि नरेंद्र मोदी बैरून मुल्क ढोल बजा रहे हैं मगर यहाँ गुजरात के मासूम शहरी मर रहे हैं। मोदी जी विदेश में भी ढोल नगाड़े बजा रहे, मस्ती कर रहे, और यहाँ पर गुजरात के बेगुनाह नागरिक मर रहे। मतलब कि आप मरते रहो, हमारे पेट का पानी नहीं हिलेगा। इस प्रकार का गुजरात की भाजपा सरकार का रवैया है।
गुजरात में पुल गिरने के वाक़े पर और मोदी के दौरे के दौरान ढोल बजाने की वीडियोस को लेकर ही मीम्स बनाई जा रही हैं। इस बारे में तज्जिया आपके सामने पेश करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल और पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात से मुतालिक पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से ही हम बात करेंगे पाकिस्तान के साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा एजाज़ चौधरी साहब से। एजाज़ साहब शुक्रिया आपके वक्त का। पिछले कई दिनों से ऐसे बयानात तो सामने आ रहे हैं भारत की तरफ से जिसके ऊपर बात भी होती रही है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने अब ये कहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज और भारतीय फ़ौज के दरमियान जो अब सीज़ फायर है या इससे मुतालिक जो राब्ताकारी है वो सही जा रही है, लेकिन जो भारतीय सियासी क़यादत है उससे ये पुरअमन सूरत हाल और ये कायम रहने वाला सीज़ फायर हज़म नहीं हो पा रहा है। कितनी गैर मामूली ये सूरत हाल है कि भारत की सियासी क़यादत की जानिब से ये रवैया सामने आ रहा है और फिर आलमी सतह पर जिस तरह से भारतीय इक़दामात और भारतीय बयानात को देखा जा रहा है, पाक भारत जंग, उसमें पाकिस्तान की पज़िराई और फिर उसके बाद कायम होने वाले सीज़ फायर के हवाले से। जी, ये जो इस वक्त टोला हिंदुस्तान में हुकूमत कर रहा है, जिसमें मोदी साहब और उनकी टीम है, वो उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपनी दुश्मनी को इंतहा तक पहुंचा दिया है। यानी कोई किसी किस्म की, जैसे कहते हैं ना कि कोई हमसायगी का कोई हक रखना, वो तो बड़ी दूर की बात है, बल्कि किसी लिहाज से भी वो कसर नहीं छोड़ते। अभी बलूचिस्तान में जिस तरीके से फिर उन्होंने ये दहशतगर्दी की है और जिस तरीके से वो पहले भी करते आ रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि ये अभी जंग का जो जुनून था वो उतरा नहीं है। और बिल्कुल सही कहा वज़ीर ख़ारजा साहब ने कि जो शर्मिंदगी उनको होनी चाहिए थी उस जंग के हवाले से, 4 रोज़ा जंग की, वो भी अभी तक नहीं उन्होंने मानी। हालांकि तरीके से खबरें आ रही हैं, उन्हीं के लोग मान रहे हैं कि जनाब इतने जहाज़ भी गिरे और ये भी हुआ वो भी हुआ, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। मेरे ख्याल में ये जो तकब्बुर और घमंड है ना इनका, वो इनको चैन नहीं लेने दे रहा। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान का साबका ऐसे कैसे हमसाये से हुआ है जो कम ज़र्फ भी है और इस किस्म की दुश्मनी भी रखता है। लेकिन शुक्र है पाकिस्तान ने जवाब अच्छा दिया है, कड़ा जवाब दिया है। हम कौम हौसले में है, हमारे लीडर हौसले में है, हमारी फ़ौज हौसले में है, तो उस लिहाज से तो इत्मीनान है पूरी कौम को। लेकिन बहरहाल हिंदुस्तान की तरफ से हमें बहरहाल चौकन्ना रहना चाहिए। एजाज़ साहब, पाकिस्तान ने जो पाक भारत तनाज़ा था उसमें कामयाबी हासिल की, सबकत हासिल की, आलमी सतह पर उसको तस्लीम किया गया। अब जो सियासी क़यादत है जिसके बारे में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ये कह रहे हैं कि उनसे हज़म नहीं हो रही या वो अमन की इस सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इस पर मुतमिन नहीं है, तो अपनी नाकामी या अपनी नाअहली भी तस्लीम नहीं कर रही भारतीय सियासी क़यादत, लेकिन उनकी तरफ से जो फ़ौजी हुकाम हैं उनकी जानिब से हक़ाइक़ को तस्लीम भी किया जा रहा है या उससे मुतालिक जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके अपने मुल्क की सूरत हाल पर या कारकर्दगी से मुतालिक, उसके ऊपर भी उनके फ़ौजी हुकाम की जानिब से बात की जा रही है। तो ये भी भारत में पहले नहीं होता था, ये अब सामने आ रहा है हालिया पाक भारत तनाज़े के बाद। जी बिल्कुल। देखें, वो सियासी क़यादत तो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ है उनका जो है, लेकिन फ़ौज को तो अंदाज़ा है ना कि क्या हुआ था, उनको बखूबी अंदाज़ा है और अभी वो शायद जंग के लिए तैयार नहीं है, वरना मोदी साहब तो दोबारा जंग शुरू कर देते। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म भी नहीं किया अभी, लेकिन फ़ौजी की आदत शायद जो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस दफ़ा हमें वो एक तफावत नज़र आ रहा है जो उनकी सियासी क़यादत की पोजीशन है और जो फ़ौजी क़यादत की पोजीशन है। ये जो जंगी जुनून जिसे कहते हैं ना, राजनाथ सिंह और अमित शाह और मोदी सरकार के ऊपर पूरी की पूरी सरकार पे तारी है, ये इनको और भी ज़्यादा बेइज्जती करवाएगा इनके, क्योंकि पाकिस्तान भी हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठा। हमारे यहाँ भी ये पूरी तरह तैयारी जारी है कि ये किसी वक्त भी कर सकते हैं। आपको याद हो यशवंत सिन्हा जो इन्हीं के पुराने फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने ये कह दिया हुआ है कि जब तक ये इलेक्शंस का सिलसिला रहेगा अगली रियासतों में, खुसूसन बिहार में, तो ये करते रहेंगे इस किस्म के काम। तो वो हजम नहीं कर पा रहे हैं, वाकई नहीं हजम कर पा रहे हैं कि उनको इतनी बड़ी शिकस्त हुई है और वो अब बदला लेना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा ही यानी मुश्किल वक्त तो है उनके लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि भारत जंग तो नुकसानदेह होती है, तो पाकिस्तान को तैयारी भी रखनी है अपनी
और मैं समझता हूँ कि इस वक्त अपनी सफ़ों में इत्तेहाद हम बढ़ाकर, हम अपनी गवर्नेंस को भी बेहतर करके बल्कि और मजबूती से खड़े हो जाएं एक चट्टान बन के हिंदुस्तान के सामने, क्योंकि वो खतरा मेरे ख्याल में ख़त्म नहीं हुआ है। जो इस वक्त एजाज चौधरी साहब भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जो सफारती हिकमत अमली है उस पर भी भारत के अंदर से तनकीद हो रही है, आपकी उस पर क्या राय है? आप बेशतर ममालिक में सफ़ीर रहे हैं, पाकिस्तान के सेक्रेटरी ख़ारजा रहे हैं। जब अमेरिका की जानिब से कहा गया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम की तरफ से किरदार अदा किया गया पाक भारत सीज़फायर में, उसको भारत तस्लीम नहीं कर पा रहा था। फिर उनके वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से जब सवालात हुए तो वो भी कोई मुनासिब जवाबात नहीं दे सके, और अब उन्होंने बहुत सी बातों को दरपर्दा तस्लीम भी किया है। पर बहुत से ऐसे मौके आए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो गया कि वो अपनी खिफ़त छुपाने की कोशिश के बावजूद छुपा नहीं पा रहे। जिस तरह नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनको अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमेरिका आने की दावत दी गई, हालांकि वो बिल्कुल करीब मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि उन्हें तो बहुत ज़रूरी एक जगह जाना है। अब जब हम देख रहे हैं पिछले कई हफ्तों से कि वो ऐसे कई ममालिक के दौरे कर रहे हैं जिनसे किसी भी मुल्क के सिफारती ताल्लुकात अपनी जगह अहम होंगे, लेकिन वो आलमी सतह पर उनकी वो अहमियत और वो ज़रूरत उस तरह से कायम नहीं हो पा रही। उस पर भारत में भी तनकीद हो रही है जिन ममालिक के नरेंद्र मोदी अब दौरे कर रहे हैं। आपकी उनकी इस सिफारती हिकमत अमली से मुताल्लिक क्या राय है? राय ये है कि इंडिया बड़े अरसे से ये दावा कर रहा था कि हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं, ठीक है जी, डेवलपिंग कंट्रीज के। वो ब्रिक्स में भी, एससीओ में भी इसी के नारे लगाते थे, लेकिन आपने देखा कि एससीओ की जॉइंट स्टेटमेंट वो दस्तखत नहीं कर सके, ठीक है। ब्रिक्स के अंदर भी लोगों को शकूक है कि ये अमेरिका के पिट्ठू बन के यहाँ पे दाखिल हुए हैं। तो इस जो मार्का हक हुआ उसके बाद से पूरी डेवलपिंग कंट्रीज को इस बात का यकीन हो गया कि इंडिया अब ग्लोबल साउथ का लीडर नहीं रहा, और ये चीन ही है, क्योंकि चीन के आपको पता है इन तमाम मुल्कों में सरमायाकारी है। तो इस वजह से अब उसकी कमी पूरी करने के लिए ये सारे दौरे तो बेशक कर रहे हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज को अब शक पड़ गया है कि ये हमारे साथ रहते हुए भी, आपको याद होगा जब ब्रिक्स में बात की ना कि हम डी डॉलराइजेशन या डॉलर्स को चैलेंज करने के लिए कुछ सोचते हैं, क्योंकि रूस चीन सारे तंग थे, तो उस वक्त भी हिंदुस्तान ने कहा कि नहीं उस तरफ मत जाइएगा। तो वो एक लिहाज से दोनों साइड्स पे खेलना चाह रहे हैं, यानी रनिंग विद द हेयर हंटिंग विद द हाउंड, तो वो पसंद नहीं आ रहा। तो एक तो मेरा ख्याल है सफारती लिहाज से उधर उनको मुश्किल आई, दूसरी जो बड़ी मुश्किल आई है वो अमेरिका के हवाले से है, क्योंकि अमेरिका ने हर वो पोजीशन ले ली है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो जिसका ये इतनी अरसे से 2 दहाइयों से इनकारी थे। ये कह रहे थे कश्मीर जो है वो बायलैटरल मसला है, वो भी इंटरनेशनलाइज हो गया, उन्होंने कहा कि हम इसको हल करते हैं। उन्होंने ये कहते थे हम पाकिस्तान से बातचीत नहीं करना चाहते थे, सेक्रेटरी रूबियो ने कहा कि जी न्यूट्रल वेन्यू पे बातचीत हो सकती है। तो वो डीहाइफनेशन को रीहाइफनेशन में भी कन्वर्ट हो गया। ये तो मैं जाया करता था, कभी कभी इनसे कहीं बात होती थी तो ये कहते थे पाकिस्तान रेलेवेंट ही नहीं रहा। तो अब जो है वो भी इनके लिए मुश्किलात पेश आ गई कि पाकिस्तान तो दुनिया भर के लिए रेलेवेंट हो गया। तो मैं समझता हूँ कि इनकी सफारतकारी के लिए एक बहुत कड़ा इम्तिहान है, और ये इस इम्तिहान में शायद पास ना हो सकें, क्योंकि अब ग्लोबल साउथ की लीडरशिप तो क्लियरली चीन के पास चली गई है, और अमेरिका के साथ जो है ना अमेरिका ने अपनी चॉइसेस जो है एक्सपेंड की। मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका हमारे साथ बहुत ज्यादा कोई जबरदस्त ताल्लुकात कायम कर लेगा, लेकिन उसको कम अज कम इस बात का अंदाजा जरूर हो गया अमेरिका को कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ ताल्लुकात रखने चाहिए, और उसका मुजाहरा वो कर रहा है। एजाज साहब, भारत के मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया जा रहा, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की पजीराई हो रही है। पाकिस्तान अमन कायम रखना चाहता है, मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है, ये अपनी जगह पाकिस्तान के लिए खुशाइंद और मुस्बत है, लेकिन जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, ख़ुसूसन बलूचिस्तान में या फिर दीगर इलाकों में, जिस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि भारत अपना किरदार अदा कर रहा है इन हमलों के पीछे किसी न किसी सूरत में, और अब भी जो बलूचिस्तान का वाक़या है उससे मुताल्लिक़ पाकिस्तान के नुमाइंदों का यही मौक़िफ़ सामने आया है। उस सूरत में जब पाकिस्तान में ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और पाकिस्तान इनके पीछे समझता है कि भारत का हाथ है, उस सूरत में क्या पाकिस्तान की हिकमत अमली होनी चाहिए फिर? देखो, मुझे तो कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान मुलव्वस है उन वाक़यात में बलूचिस्तान में, और उसके 2 मकासद है। एक तो ये कि वहाँ पे पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए, डिस्टेबलाइज किया जाए, वहाँ बेचैनी फैलाई जाए, सियासी अफरा तफरी फैलाई जाए, जो कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि चीन और पाकिस्तान के जो CPEC है जिसमें बलूचिस्तान की कलीदी हैसियत थी,
गवादर पोर्ट भी वहां पे है और उसको काशीगर से मिलाने के लिए सबसे शॉर्ट रास्ता बलूचिस्तान से गुजरता है, उसको सेबोटाज किया जाए। अच्छा, उसके लिए अब 2 कंड्यूट्स ये यूज करते थे, एक अफगानिस्तान, एक ईरान। ईरान में तो कम से कम इस दफा अंदाजा हो गया उनको कि हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है, तो मुझे लगता है कि ईरानी तो अब इनको जगह नहीं देने लगे। अफगानिस्तान के अंदर भी मेरे ख्याल में कश्मीर और चीन ने और पाकिस्तान ने काफी सफारतकारी करके उनको एहसास दिला दिया है कि आपका रास्ता हमारे साथ इक्तिसादी हमकारी में है, ये दूसरी तरफ ना चले। तो मेरे ख्याल में वो तो बेहतर हो जाएगा। अब हमारा रह गया डोमेस्टिक, हमारा बड़ा काम है। एक तो पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान के अवाम है उनके एहसास महरूमी के लिए काम करना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा, जो वहां पे पकड़े गए जिस तरह कुलभूषण जादेव या दूसरे तीसरे जो भी पकड़ा जाए, हम उनके खिलाफ केसेस बनाएं, उनके खिलाफ केसेस बना के लोकल कोर्ट्स में लेटर रुकेडिट करें। हम ये जो इंटरपोल के पास जाएं, जो फोरम्स हमें अवेलेबल हैं उनके खिलाफ ये केसेस दायर करते हैं कि दुनिया तो देखना चाहेगी ना कि क्या क्या आपके पास सबूत है। सबूत तो हमारे पास हैं, तो उनको मेरे ख्याल में हमें उजागर करना चाहिए ताकि दुनिया हिंदुस्तान का ये चेहरा भी देख ले। ये बड़े पाकबाज बने हुए हैं और पारसा बन के सामने फिरते हैं, असल में कर ये रहे हैं। अभी आपने जब मुझे कॉल किया तो मैं वो इनकी अजीत डोभाल साहब की कोई स्टेटमेंट सुन रहा था। वो अपने लोगों को बताने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं हमने तो बड़ा इसमें कामयाब भी हुई है सिंदूर में, ये वो। तो वो अपने तौर पर वहीं के वहीं ये कर रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम सफारती, कानूनी और ये जंग जो है ना इनके साथ जारी रखें और साथ साथ तैयारी रखें, क्योंकि ये बाज नहीं आने वाले। लेकिन मेरा ख्याल है कि ईरान में अब इनको जगह नहीं मिलेगी और ना ही शायद अब अफगानिस्तान में मिले। तो इनके लिए आहिस्ता आहिस्ता ये रास्ते जो है ना बंद हो सकते हैं अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें बलूचिस्तान में। एजाज चौधरी साहब, आपको बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। गाजा के हवाले से जहां एक तरफ हालिया दिनों में जंगबंदी मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है, तो वहीं दूसरी जानिब इस्राईली हमले वहशियाना शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और गाजा में इंसानी अलमिया संगीन से संगीन तर हो गया है। नए हमलों में छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक आज सुबह से अब तक कम से कम 18 फ़लस्तीनी इस्राईली हमलों में शहीद हो चुके हैं, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 80 से तजावुज़ कर गई है। अहम बात यह है कि इन हमलों में सबसे ज़्यादा गाजा में स्कूल्स और अस्पतालों समेत इमदाद के तकसीम के मतनाज़ मराकज़ पर मौजूद फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी तरह के एक और हमले में आज इस्राईली फोर्सेस ने शुमाली गाजा के इलाके जबालिया में एक स्कूल को निशाना बनाया, जिसमें जंग की वजह से बेघर फ़लस्तीनियों ने पनाह ले रखी थी। इस हमले में कई बच्चों समेत कम से कम 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। कल सुबह इसराइल ने गाजा के वस्ती शहर देर उल बला में एक मेडिकल सेंटर के बाहर उस वक्त बमबारी की जब कई फ़लस्तीनी अपने छोटे बच्चों समेत फूड सप्लीमेंट्स और तिब्बी इमदाद हासिल करने के लिए कतार में खड़े थे। इस हमले में कम से कम 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें कम से कम 10 बच्चे और 3 ख़वातीन शामिल थे। इस हमले के बाद का मंजर इंतहाई दिल दहला देने वाला था। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने इससे मुताल्लिक़ एक रिपोर्ट भी नशर की है। फ़लस्तीनियों का कत्ल जारी है। गाजा जंगबंदी से मुताल्लिक़ अमरीकी सदर ट्रंप की नीयत पर सवालात उठ रहे हैं कि अगर वो वाकई जंगबंदी चाहते हैं तो अब तक इसमें कोई अहम पेशरफ्त क्यों नहीं हुई। इस हवाले से अल जज़ीरा ने लिखा है कि वाइट हाउस का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में सदर ट्रंप की सबसे बड़ी तरजीह गाजा की जंग का खात्मा है, लेकिन जब वो इस हफ्ते इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की मेज़बानी कर रहे थे तो दोनों रहनुमा एक दूसरे की तारीफ़ों में मसरूफ़ थे। और ऐसे में गाजा में इस्राईली हमले भी जारी हैं, जहाँ अब तक 57,760 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इस सूरत हाल पर रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अगर ट्रंप वाकई गाजा में देर पा जंगबंदी चाहते हैं तो उन्हें इसराइल को दी जाने वाली अमरीकी फ़ौजी इमदाद को बतौर दबाव इस्तेमाल करना होगा ताकि नेतन्याहू को किसी मुआहदे पर आमादा किया जा सके। बैनुल-अक़वामी थिंक टैंक इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के सीनियर मुशीर ब्रायन फेनोकेन ने ट्रंप के गैर वाज़ेह पैगामात को उनके पेशरो सदर बाइडन से तशबीह देते हुए कहा है कि दोनों रहनुमाओं ने जंगबंदी की बात तो की, लेकिन इसराइल पर जंग ख़त्म करने के लिए दबाव डालने में कोई संजीदगी नहीं दिखाई। ब्रायन फेनोकेन के मुताबिक ये बिल्कुल बाइडन इंतज़ामिया की तरह लगता है, जहां वाइट हाउस की जानिब से इसी तरह के बयानात सुनने को मिलते थे। अगर वाकई जंगबंदी अमेरिका की सबसे बड़ी तरजीह है तो उसके पास इसे मुमकिन बनाने की सलाहियत मौजूद है। अमेरिका हर साल इसराइल को अरबों डॉलर्स के फ़ौजी इमदाद देता है और अक़वाम मुत्तहिदा जैसे बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स पर इसका सिफारती दिफा भी करता है। ब्रायन फेनोकेन, जो कि अमरीकी महकमा ख़ारजा के साबिक़ वकील भी रह चुके हैं, उन्होंने नेतन्याहू के हमास से मुताल्लिक़ बयानात को खाली धमकियाँ करार देते हुए कहा कि ट्रंप इसराइल पर दबाव डालकर जंग रुकवा सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ट्रंप इसराइल को दी जाने वाली फ़ौजी इमदाद मुअत्तल करने की धमकी देकर जंग बंदी करवा सकते हैं और ये इक़दाम न सिर्फ अमेरिका के मफाद में होगा बल्कि ख़ुद ट्रंप के लिए भी एक सिफारती कामयाबी हासिल करने का ज़रिया बन सकता है।
रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि नेतन्याहू पीर को वाशिंगटन डीसी पहुंचे और ट्रंप के साथ ईरान की एटमी तंसीबात पर गुज़श्ता माह की 12 रोज़ा जंग के दौरान किए गए मुश्तरका हमले की खुशी मनाते हुए एक फतह का जश्न मनाया। नेतन्याहू ने अपने दौरे के शुरू से ही ट्रंप की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश की। पीर की रात को व्हाइट हाउस में इशाई के दौरान नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि उन्होंने अमरीकी सदर को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया है। इसके बाद दोनों रहनुमा मंगल के रोज़ दोबारा मिले, जहां ट्रंप ने कहा कि उनकी बातचीत का महवर गजा और जंगबंदी का मंसूबा है। फिर उसके एक दिन बाद नेतन्याहू ने कहा कि वो और ट्रंप गजा के मामले पर मुकम्मल हम आहंगी में हैं। नेतन्याहू ने मजीद कहा कि सदर ट्रंप एक मुआहदा चाहते हैं, इसी तरह वो भी मुआहदा चाहते हैं, लेकिन इसराइल की कुछ सिक्योरिटी और दीगर ज़रूरियात हैं और हम मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि ये हासिल हो सके। लेकिन क्विंसी इंस्टीट्यूट फॉर रिस्पॉन्सिबल स्टेट क्राफ्ट से वाबस्ता रिसर्चर NLA शेलाइन के मुताबिक असल में इसराइल ही जंग बंदी की राह में रुकावट है। उन्होंने निशानदही की कि हमास पहले ही जंग के मुस्तकिल खात्मे का मुतालबा कर चुकी है, जो कि ट्रंप इंतज़ामिया भी कहती है कि वो यही चाहते हैं। NL शेलाइन ने अल जज़ीरा से बात करते हुए कहा कि हमें मालूम है कि ट्रंप ने कहा कि वो जंग बंदी चाहते हैं, लेकिन हमने अब तक ये नहीं देखा कि वो जंग बंदी के हसूल के लिए अमरीका के वसी असर व रसूख को इस्तेमाल करने पर भी आमादा हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया ने न सिर्फ इसराइल को हथियारों की तरसील रोकने से गुरेज किया, बल्कि फ़ख्र के साथ भारी बमों की सप्लाई भी दोबारा शुरू कर दी। वाज़ेह रहे कि ये वही हथियार है जिनकी फरहमी को साबिक़ सदर बाइडन ने गजा की जंग के दौरान आर्जी तौर पर रोका था। सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी की सदर नैन्सी ओकाइल के मुताबिक ट्रंप का गजा जंगबंदी में दिलचस्पी लेना जुज़वी तौर पर इसलिए है ताकि वो ख़ुद को एक अमन पसंद रहनुमा के तौर पर पेश कर सके और नोबेल अमन इनाम हासिल कर सके। सदारती इंतखाबी मुहिम के दौरान ट्रंप ने दुनिया में अमन कायम करने का वादा किया था, लेकिन अब तक ट्रंप यूक्रेन और गजा की जंगें ख़त्म करवाने में नाकाम रहे हैं, बल्कि उनके दौर में इसराइल और ईरान के दरमियान जंग का आगाज़ भी हुआ, जिसमें अमेरिका ने उनके हुक्म पर हिस्सा लिया। प्रोग्राम का यहाँ पर अख्तिताम होता है, इजाज़त दीजिए।